नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का स्वदेश न्यूज़ के खास प्रोग्राम में। और एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है। प्यारे मियां, जी हाँ, नाम तो बड़ा प्यारा है लेकिन करतूत उतनी ही काली, उतनी ही घिनौनी और उतनी ही घटिया। और सबसे शर्मनाक पहलू ये कि काले मियां पत्रकारिता के आड़ में अपनी घिनौनी हरकतों को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। इसमें दर्द भी होता है पत्रकारों को कि आखिर पत्रकारिता की किस तरह से आड़ ली गई है। इस प्यारे मियां की कितने सफेद पोशों से कनेक्शन है कि अब तक प्रशासन और पुलिस इससे कुछ भी नहीं बताया। क्या ये धर्म परिवर्तन भी कराता था? और क्या है प्यारे मियां का कश्मीर कनेक्शन? प्यारे मियां बोलेगा, कई राज खोलेगा। और इन राजों पर पर्दा हटाने के लिए, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका तारीफ आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है नेहा बग्गा जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद है आशा जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और अपनी तेज तर्रार और की टिप्पणियों के लिए प्रख्यात शिव अंदर पटेल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सर, मामला चूंकि पत्रकारिता से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। प्यारे मियां एक अखबार के मालिक भी हैं और सवाल पत्रकारों पर भी उठ रहे हैं। लिहाजा पहली टिप्पणी आपसे, जब आपको जानकारी मिली, क्या चौंके या फिर आपको लगा कि एक ना एक दिन तो होना ही था? आशुतोष जी, बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता था एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरेगा जरूर। भोपाल में ऐसे कलंक गाथाओं वाले बहुत से पत्रकार हैं, कलंक कथाओं वाले बहुत से पत्रकार हैं, लेकिन वो कभी ना किसी पार्टी के साथ में, किसी बड़े धनपति के साथ में या जिन्हें धन पशु को उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके कारण से उनको कॉन्फ्लाइज करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पाप की जड़ पाताल तक जाती है और अंत पे वो फूट जाती है। वही प्यारे मियां के साथ हुआ। प्यारे मियां का सफर एक फोरमैन के तौर पर बड़े अखबार के साथ चालू हुआ था और उस एक फोरमैन जब इस तरह से लगातार विस्तारित होता चला जा रहा था, ये लगातार संपत्ति अर्जित करता जा रहा था, तो लोगों की प्रशासन की निगाहें खुलना चाहिए थी, चौंकना चाहिए था कि आखिर आपके आय का स्रोत क्या है। वो मछली का धंधा करता था, वो जमीनों का रियल एस्टेट का धंधा करता था। भोपाल जो जिला है, उनके सलाहकार हुजूर बने बैठे थे और जो कई बड़े लोग नामचीन चेहरे उनके साथ हुआ करते थे। उनके खिलाफ एक बार कार्रवाई पटवा जी के जमाने में भी हुई थी, तब उनका नाम आया था हलाली डैम के ऊपर, मछलियों के ऊपर। बहुत दूसरे लोग, शायद एक मसूमिया या मैं नाम याद नहीं करता, मैं खुद पटवा जी के साथ उस इलाके में गया था और तब भी इनका नाम आया था। इनको एक मकान आवंटित था, उन्होंने एक अखबार खरीदा था मिस्टर नारायण से, एक अंग्रेजी का अखबार खरीदा था और जो सदन होता है उसके ठीक राइट साइड में बिल्डिंग थी। जब वो खाली कराई गई, मैं विधानसभा के इलाके में आ रही थी, तो उसमें एक कट्टा भी मिला था। हुजूर, जब चीजें सिम्टोमेटिक आपको दिखाई दे रही थी तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जो अखबार दिखता कहीं नहीं और लाखों में छपता है, हजारों में छपता है, तो सरकार की डिफरेंट एजेंसीज को इस बात की जानकारी होना चाहिए थी। और आप देखिए कि प्यारे मियां जब पकड़े गए तो सेंट्रल एजेंसीज के कान भी खड़े हो गए। उन्होंने भी मध्यप्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। मध्यप्रदेश गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि हम उनको माकूल जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिन लोगों के, चाहे वो पत्रकार हो, राजनेता हो या दूसरे लोग हों, आय के कोई घोषित स्रोत नहीं है, उन पर आपको स्क्रूटनी करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। इसमें कहते हैं ना, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, ये मेरे कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है प्यारे मियां को प्यारे मियां 68 साल होते होते बनने में 40-50 साल लगे। तमाम तरह की सरकारें रही होंगी। इन सरकारों ने आखिर क्या किया है उनके बारे में मुझे लगता है सरकारों से सवाल किया जाना चाहिए। आखिर दलाली का दांव में बनने कैसे दिया? किसी भी पत्रकार को अजमानता तब मिलती है जब उसका मूल आय का स्रोत श्रमजीवी पत्रकारिता हो। जो व्यक्ति दलाली कर रहा है, जो दुकानदारी कर रहा है, थोड़ा पीछे चलिएगा, एक दारू के ठेकेदार समूह पर 2-3 साल पहले छापे डाले गए। बहुत बड़ा 38 अधिमानताएं उनके लोगों को दी गई थी। उनका मूल व्यवसाय पत्रकारिता में थे, वो दारू के धंधे से हुआ करते थे। एक हुजूर नाच नचवाया करते थे इंदौर में, जो अखबार निकाला करते थे। उनका होटल भी तोड़ा हुआ, वो भी अधिमान पत्रकार। हाँ, जीतू सोनी, मैं कहने को कोई तकलीफ नहीं। और फिर एक हुजूर गुटखा तंबाकू बेचा करते थे, लेकिन साहब उनका अखबार जब सेंट्रल एजेंसी ने स्क्रूटनी के लिए 5-6 हज़ार बिकता पाएगा लाखों की सर्कुलेशन में। तो ऐसे भोपाल में बहुत से लोग हैं। दूसरी बात, मैं आशुतोष जी अपनी बात यहाँ विराम दूंगा।
भोपाल की जितनी 18-20 लाख आबादी है, इससे 4 या 5 गुना अखबार यहाँ पर बेचता बताए जाते हैं। यानी हर आदमी, झुग्गी में रहने वाला आदमी भी, हर आदमी, परिवार नहीं कह रहा हूँ, 4-5 अखबार पढ़ता है। तो अगर जिस शहर में 200-250 दैनिक अखबार छपते हों, 200-250 में आपसे कह रहा हूँ कि आपने कभी देखे हैं? 5-10 अखबारों से 15 अखबारों से ज्यादा आपने नहीं देखे होंगे। वो कहाँ छपते हैं, कैसे छपते हैं? दरअसल जब पकड़े गए तो आप ढिंढोरा पीटने लगे। सरकार वही होती है जो मूल पिंड पर हमला करे, मूल तत्व पर हमला करे। ऐसे लोगों से मुक्त करवाइएगा। पत्रकारिता व्यवसाय भी है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन है, मुझे लगता है इसका अपना दायित्व है। और हमारी दोनों राजनीतिक बहनें इस बात को मानेंगी कि पत्रकारिता एक पवित्र व्यवसाय है, ठीक डॉक्टर की तरह, ठीक वकील की तरह, ठीक प्रीच यानी साधु की तरह, जिसको अजीबता भी चाहिए, लेकिन मूलगत उसकी जो विशेषता है वो पवित्रता होना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं, एक जमाने में आशुतोष थोड़ा ही लोगों, बस एक बात कहूंगा, एक जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार मध्य प्रदेश में हुए, जिनके नाम सुनकर लोग पुलकित हुआ करते थे, जिनसे मिलना चाहते थे। आज पत्रकारों से लोग मिलना नहीं चाहते। ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुझसे कहा था, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एट अवर हाउस। अब इससे बड़ी कठोर टिप्पणी क्या हो सकती थी? मुझे लगता है कि चेहरा बदला है, हमारे काम धाम बदले हैं। हमें दुकानों से हटके पवित्रता की तरफ आगे आना चाहिए, और अगर ऐसा हो पाया तो स्थापित होगा। अंत आज प्यारे मियाँ हैं, कल काले मियाँ होंगे, परसों कोई गोरे मियाँ होंगे, लेकिन कोई पंडित जी होंगे, ठाकुर साहब होंगे, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। एक इन कलंक पुरुषों से हमें बचाइएगा। देखो, कलंक पुरुषों से बचाइएगा। लेकिन एक सवाल आपने उठाया कि सर कितनी सरकार रही, क्योंकि अगर पीछे हम जाते हैं तो प्यारे मियाँ को अगर हम एक रोल मॉडल लेके चलते हैं कि वो किस तरह से एक गंदी करतूत करने वाला पत्रकारिता की आड़ में करता है, तो आशा जी सवाल उठता है कि बहुत लंबे समय से जिस तरह से पूरा का पूरा काला चिट्ठा जो है शिवनाथ पटेल जी ने रख दिया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर में, प्यारे मियाँ कैसे बनता? देखिए, कोई व्यक्ति कैसे बनता कैसे नहीं बनता, बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण पटेलिया जी ने कर दिया। सवाल और मूल मुद्दा ये है कि वो पनपने के बाद जीवित कैसे रहा, उसकी इतनी सारी माफियागिरी जिंदा कैसे है, उसने किस किस तत्वों को अपने साथ मिलाया। और बिल्कुल निसंदेह जब कोई महिला उत्पीड़न की बात आती है, किसी महिला के बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी इतनी घटनाएं होती है, उनका उपयोग एक वस्तु समझकर किया जाता है, तो हृदय वाकई विचलित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब महिलाओं की बच्चियों की बात जब सामने आती है तो हमको जल्द राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को एक उपभोग की वस्तु समझता है, वो मेरे ख्याल से समाज में रहने योग्य व्यक्ति है ही नहीं। और निसंदेह रूप से ऐसे व्यक्ति को फली फूट होने में जितने भी लोग, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो राजनीतिक अमला हो, चाहे वो हमारा गृह विभाग से संबंधित पुलिस विभाग हो, जैसे कि अभी प्यारे मियाँ की राखी वाली रिपोर्ट तक में फाइल की जा रही थी। मध्य प्रदेश की शुरुआत से चौहान सरकार ने उस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, और जिस तरह से ताबड़तोड़ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो वाकई में कहा जा सकता है काबिल तारीफ। इससे पहले मैं देखा था कि कमलनाथ सरकार में भी जीतू सोनी नाम के पत्रकार हैं, पति पत्रकार अब मैं कहूंगा, इंदौर में उनके तमाम जो मीडिया हाउसेस से रिलेटेड जो प्रेमाइसेस थे वो तोड़ा गया था, बुलडोजर चलाए गए थे, और वही बुलडोजर अब भोपाल में भी चलता नजर आ रहे हैं, और प्यारे मियाँ को बेनकाब किया जा रहा है। लेकिन शिवनाथ पटेल है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह कि आखिर पत्रकार ही क्यों, और पत्रकारिता की आड़ ही क्यों? देखिए, पत्रकारिता एक पवित्र व्यवसाय है, और ये कहते हैं कई बार साधु के भेष में शैतान प्रस्तुत हुआ करते हैं। अब पिछले दिनों हनी ट्रक का मामला देख लीजिएगा, उसमें तमाम तरह के पत्रकारों के नाम आए। सबसे बड़ी बात सच है गलत है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता कि अंतिम निष्कर्ष बारे में नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई हीनस क्राइम होते हैं, इस किस्म की ट्रैफिकिंग होती है, तो उसमें पत्रकारों के नाम क्यों आते हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राजनेताओं को, हमारे जो करता धरता है डॉक्टर के टॉप बैठे रैंकिंग लोग हैं, उनको ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे काम के हैं। जैसे जो ट्राइबल लोग हैं, जो झुकने वाले लोग हैं, जिनको झुकना कहा जाए, जो लेटने वाले लोग हैं, उनके कारण से सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या राजेंद्र माथुर से कोई सवाल कर सकता था? नहीं कर सकता था। प्रभाष जोशी से सवाल कर सकता था? नहीं कर सकता था। एक मशहूर ख्यात पत्रकार थे ठाकुर जय सिंह,
क्या उनसे आप सवाल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये जब पत्रकार जासूसी करने पड़े, इंदौर के बड़े पत्रकार जो 30 साल पहले जासूसी के मामले में वांटेड किया था, बाद में भाग गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पत्रकार जासूसी करें, दलाली करें, दुकानदारी करें, फिर सम्मान पाने की इच्छा रखें। मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। हमें खुद इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इस विधा में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पवित्र लोग हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इन गंदी मछलियों को आपको बाहर करना पड़ेगा, चाहे वो खुद पत्रकार खुद नियामक एक संस्था बनाए या सरकार एक नियामक संस्था की तरफ से एक तरह से काम करे। लेकिन इस बात को तय होना चाहिए कि कौन जर्नलिस्ट हो सकता है। देखिए वकील कौन होगा, ये बार एसोसिएशन तय करती है, उसका एक लाइसेंसिंग जारी करती है। डॉक्टर कौन प्रैक्टिस कर पाएगा, डिग्री आप ले सकते हैं, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन उसको तय करती है। लेकिन पत्रकारों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी झंडू बाम लेके आ जाता है और मुझे लगता है बहुत तकलीफ वाली बात है। कहीं ना कहीं एक नियामक जरूर होना चाहिए, एक सेक्शन की योग्यता होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि चीजों के बारे में एक स्पष्टता और ईमानदारी के साथ चीजें आपके सामने आए, ताकि प्यारे मियां जीतू सोनी या किशोर बागवानी जैसे लोग जो वो गाना भी गाया करते थे साथ, बड़े बेसुरे थे लेकिन सुर वाले लोगों के साथ गाना गाया करते थे। पैसा जब आ जाता है तो सारे स्वर आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे सब लोगों से बचाने की कोशिश करिएगा। तमाम तरह के लोग पहले साल एक साल में जरूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता जगत से जुड़ा मामला है, पत्रकारिता के तमाम जो हमारे सम्मानित जो साथी हैं वो इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अब ये तमाम नियम कायदे जो कानून होते हैं वो जर्नल पत्रकार के लिए क्यों बनाए जाते हैं? नियम कायदे कानून यानी वो कानून जिसके जरिए वो कुछ आय का जरिया जो इकट्ठा कर सके, वो एक सम्मानित जीवन जी सके और सम्मान पूर्वक अपने कलम की जो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। इस तरह के जो सफेद पोश रहते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि तमाम नियम कायदे को ताक पर रख दिया जाता है, उनके कार्ड बन जाते हैं, जैसे आपने बताया अधिमान्यता के कार्ड बन जाते हैं, उनके लिए तमाम नियमों को शिथिल कर दिया जाता है। और जिस किशोर वाघानी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो लॉकडाउन के दौरान इस तरह से प्रेस के जो स्टिकर का इस्तेमाल किया कि तमाम जो गुटके के ट्रक के ट्रक जो है पार कर दिए गए, लेकिन जो पार करा रहे अधिकारी थे, जो अधिकारी को पार करवा रहे थे, उनको कोई कार्रवाई नहीं। देखिए सबसे बड़ा तंत्र पर यही सवाल है। दरअसल राजनीति को, राजनेताओं को, डेमोक्रेसी को ऐसे लोग पसंद आते हैं, उनको लगता है कि ये लोग हमारे लिए सुविधाजनक है और ये हमेशा व्यक्ति सच के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं करता। लेकिन राजनेताओं को सब मालूम होता है, सीट्स पे बैठे। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जब वो मुख्यमंत्री थे तो सत्य संग्रहालय के कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि जितना बड़ा पत्रकार है उसके विजिटिंग कार्ड के तौर पर यूज होता है। मैं देश के बड़े अखबार के नाम के कर लेते हुए कहा कि अंग्रेजी बहुत बड़ा अखबार था कि 7 दिन के लोग आए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हमारे पक्ष में, हम आपके पक्ष में सब बात की छाप सकते हैं और इतना पैसा लगेगा। उन्होंने क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत कर दिया। तो उनका जिस तरह पत्रकार या अखबार को अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रजातंत्र के रक्षक कहाँ रहे। दिक्कत ये है आज बड़े सेठ, उन्होंने कहा था मेरे शब्द में, बड़े सेठ पत्रकारों को विजिटिंग कार्ड के तौर पर यूज करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है रेडी वाले, गिट्टी वाले, ठेले वाले, बिल्डर वाले, दारू वाले, माफिया वाले, सुपारी वाले, गुटके वाले, नाच वाले, ये सब लोग पत्रकार उनके प्रस्तुत हो गए हैं। तो मूल जो कहते हैं ना, तो खोटा सिक्का बाजार में होता है, असली सिक्का बाजार। तो इसके लिए संपादक नामक व्यवस्था जो होती थी, मैं आऊंगा हमारे बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे प्रवर्तन थे, लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए जो संपादक नामक व्यवस्था हुआ करती थी, जो कि कहीं ना कहीं न केवल तय करते थे कौन कैसा पत्रकार होगा, बल्कि उसको इम्प्रूव भी करते थे, उनको पत्रकारिता की तमाम जो पहले से अवगत कराते थे, संस्कार भी देते थे। क्या वो संस्था अब ध्वस्त होती जा रही है? देखिए आज सब मैं नहीं कहूँगा, अधिकांश बड़े अखबारों में संपादक के नाम पर व्यवस्थापक या लाइजनिंग ऑफिसर बैठ गए हैं। आप भोपाल के कितने बड़े अखबारों के संपादकों को जानते हैं, आप हमें बता दीजिए। क्योंकि आपने देखा है लोग राहुल माथुर को देखते थे, राहुल बारपुते को देखते थे, प्रकाश जोशी को देखते थे, सोनल प्रताप सिंह को देखते थे, योगराज थानवे भी हैं जीवित हैं सत्ता में, उनको लोग देखते, कंडक्टर कन्हैया नंदन को देखते थे, त्रिलोक दीप को देखते थे। लेकिन आज पत्रकार हैं कहाँ समाज में उपस्थित हैं। दिक्कत ये है पत्रकार की, संपादक की, खासतौर पर संपादक की समाज में उपस्थिति होना चाहिए। और जब उपस्थिति होती है तो सूचना का केंद्र बनता है, जानकारी का केंद्र बनता है। आज दिक्कत ये है जब संपादक व्यवस्थापक हो गया तो यही होता है। और इसका एक बड़ा कारण बताऊं, जब संपादक इस तरह से हो गए तो मालिक भी जेल जाने लगे। कई मालिकों की जो काल कोठरियों में मृत्यु हुई है, सब मंदिर में बैठे हुए मूर्ति की, स्थापित मूर्ति की अगर पूजा करने वाला पवित्र होगा तो मूर्ति की भी पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। दिक्कत यह है
कि तत्काल हमें लाभ चाहिए, हमें सच बोलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, आज हमें लाइजन ऑफिसर चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आज भी छोटे अखबारों में, कुछ बड़े अखबारों में भी व्यवस्था जिंदा है, लेकिन उनको बाजार सपोर्ट नहीं करता है। बाजार हमेशा खोटे सिक्कों को सपोर्ट करता है और वही कारण है कि असली सिक्के धीरे धीरे फ्रीज आउट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, यह कोई पॉलिटिकल एंगल आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई जरूर की है, लेकिन कुछ चीजें सामने आने के बाद निश्चित तौर पर तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। कश्मीर से तत्काल गिरफ्तार भी किया गया, लाया गया, बुलडोजर चलाए गए, एक नजीर पेश कर दी गई है, लेकिन क्या आपको इसमें किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एंगल भी दिख रहा है? आशुतोष जी, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसका पूरा जो बैकग्राउंड है, कैसे ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद किस तरीके से फला फूला, किसका संरक्षण उसे प्राप्त रहा, किसके साथ वो गलबैया करते हुए नजर आया लगातार, किस तरीके से उसकी अवैध संपत्तियां बढ़ती गई, इन सब की जांच होगी। इसमें कौन राजनेता सम्मिलित थे, कौन अधिकारी सम्मिलित थे, कौन कौन लोग पूरे इसके जो गिरोह में के साथी थे, इन सब पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है और जांच हो रही है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी के स्पष्ट आदेश है, उसे घसीट कर वापस लाया जा रहा है जिस तरीके से उसने भागने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पटेरिया जी बता रहे थे, जो हम सबका मानना है कि जो पत्रकार होता है, वो जर्नलिस्ट होता है, वो एक आई ओपनर का काम करता है और उसके पीछे छुपकर, ये एक ऐसे पवित्र कार्य के पीछे छुपकर जो घिनौना काम कर रहा था, इसका पर्दाफाश होना बहुत आवश्यक है। और एक मिसाल जो सामने रखी जानी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी कानून व्यवस्था सामने रखेगी और जो संरक्षण देने वाले लोग थे उनको सामने लाया जाएगा। बिल्कुल आशा जी, मतलब कहीं ना कहीं इशारा ये है कि आपकी काफी जो पिछली सरकार में पनपे हैं, काफी लंबा चौड़ा कारोबार इन्हें इकट्ठा किया है और प्रोटेक्शन आपकी पार्टी के द्वारा पहले समय में दिया गया था जिसे बुलडोजर चला है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं इनडायरेक्टली नेहा जी के द्वारा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेहा जी? नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, ये आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सामने आया है। पटेरिया जी ने बताया, आपने बताया, और ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कौन सा अखबार, जिस अखबार की प्रतियां नहीं मिलती, जो अखबार दिखाई नहीं देता, उसके 5 करोड़ और संपत्ति मिल जाती है। उस संपत्ति को ढहाने का काम अगर अब किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है। एक तो देखिए आशुतोष जी, इसमें बहुत बड़ी बात आप देखिए, 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। इनके सारे बयानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, पिछले भी जो बयान थे, अभी जो इन्होंने डिबेट में बातें रखी, जैसे 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद तत्काल रूप से सीधे कमलनाथ जी की सरकार आ गई 15 महीने की। 2004 से 2018 तक जब माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो टाइगर है, जंगल राज जो इन्होंने पनपा दिया था पिछले 15 सालों में, 2018 में एनसीआरबी के आंकड़े बोलते थे कि मध्य प्रदेश नंबर 1 था बलात्कार में, महिला उत्पीड़न में, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसक कार्रवाइयों में। वही जंगल राज का टाइगर एक तो वापस आ गया। नेहा जी बार बार कह रही है इसको किसने पनपाया, इसको किसने पनपाया। 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और देखिए कितना हास्यास्पद भी लग रहा है कि 2018 में विधानसभा चुनाव में 15 महीने के लिए कमलनाथ जी आ गए, बीच में शिवराज सिंह जी, उनके गृह मंत्री, उनकी पुलिस, उनके कानून, उनका महकमा, कोई नहीं था, सबने आंखें नहीं रखी थी। ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये उस 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन का उल्लेख ही नहीं कर रही है। पटेरिया जी ने निसंदेह बिल्कुल सत्य कहा कि किसके साथ पनपा और किसके साथ इसकी फोटो थी। बड़ा हास्यास्पद दिखाई दे रहा है कि 15 महीने के इस कमलनाथ जी के कार्यकाल में तो प्यारे मियां की फोटो सामने आ गई, लेकिन 15 साल के कार्यकाल में जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न राजनेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ गलबैया की और प्याले से प्याले टकराकर प्यारे मियां ने जश्न मनाए, वो किसी को नजर नहीं आया। और ऐसा, और रही बात उसके साथ उसके जमींदोज कर देने की उसके आशियाने को, तो ये किसने उदाहरण पेश किया? ये उदाहरण पेश किया 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आने के बाद कमलनाथ सरकार की कांग्रेस सरकार ने। इससे पहले 2003-2004 से लेकर 2018 तक की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने कितने पत्रकार, कितने अय्याश पत्रकारों के आशियानों को उजाड़ दिया। एक पत्रकार का नाम मुझे गिना दीजिए जब जीतू सोनी के आशियानों को हमने उजाड़ा। और हमने एक बात लेकर आए, कमलनाथ जी ने साफ किया, किसी की भी बहन बेटी मेरी बहन बेटी होगी। जब इस लाइन को उन्होंने अंकित किया, पत्रकार मेरे तरफ हमें कष्ट न दे, पत्रकार बोलते बड़े दर्द होता है, अय्याश बोले उनको। देखिए आप अय्याश है, देखिए आज मैं प्रवक्ता हूँ, आज मैं कांग्रेस की आप पत्रकार मेरे बुलाने पर
मैं निवेदन चाहूंगा, मैं दर्द दे रहा हूँ। बिल्कुल 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 पटेरिया जी, आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन आपने स्वयं कहा कि हर व्यक्तियों, हर समूह में, चाहे वो वकील हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकारिता का मामला हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत तालाब की मछली की तरह गंदगी को फैलाते हैं। उन्हीं में से प्यारे मियां, उन्हीं में से जीतू सोनी। एक बात, दूसरा मियां जी बार बार कह रहे थे कि हमने उसको जम्मू कश्मीर से बरामद कर लिया। जम्मू कश्मीर से बरामद किया, बिल्कुल आपकी प्रशंसा हम करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर तक भोपाल से पहुंचा कैसे? उड़कर, तैरकर, चलकर? कितने नाके आपने लगाए होंगे, कितने नाके आपने सील किए, कितने टीआई, कितने थाना प्रभारी, कितने एसपी, सीएसपी, महानिरीक्षक, डीआईजी की आपने पोस्टिंग की होगी, कितने तबादले आपने किए? क्या एक भी उस योग्य नहीं था कि उसको भोपाल से जम्मू कश्मीर तक के सफर में रोक सके? एक बात। दूसरा, आप बोल रहे हम लोगों को पकड़ रहे हैं, पकड़ा तो आपने यूपी के विकास को भी था जेल में, लेकिन जैसे सफेद पोशों के नाम बाहर आने की गतिविधियां शुरू, जैसे उसने बयान देना शुरू किए तो उसको इनकाउंटर कर दिया गया। कैसे मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस माफिया को पकड़ा है, जिस दरिंदे को पकड़ा है, वो जो बयान देगा, वो जिन सफेद पोशों के नाम लेगा, वो सफेद पोशों के नाम बाहर निकल कर आएंगे। अपनी पीठ स्वयं थपथपाई तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने तब भी जब विकास दुबे पकड़ाया था, और अभी भी अपनी पीठ वो स्वयं ही थपथपाई। लेकिन आशा जी नेहा के पास जाने उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि जब कसाब पकड़ा जाता है तो क्या कैसे पकड़ा गया? उसको तो एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए था। जब उसको बैठा के फिर वो बिरयानी खिलाई जाती है तो सवाल ये उठता है कि देखिए उसको बैठा के बिरयानी खिलाई जा रही है। यानी विकास दुबे को अगर एनकाउंटर नहीं किया जाता तो देखिए पुलिस वालों को मारा, इसको तो सरेआम गोली मारनी चाहिए, और अगर उसको पकड़ के जेल में रखा जाता है, बिरयानी और रोटी दाल खिलाई जाती तो देखिए बैठा के खिलाया जा रहा है, खातिरदारी की जा रही है। पब्लिक सेंटीमेंट ये रहा, मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि पब्लिक सेंटीमेंट ये रहा कि अच्छा उसको ऐसे मारा गया। विकास दुबे की आपने बात की, लेकिन मैं नेहा जी के पास जाता हूं। मान लेते कि जंगल राज ठीक है, हमें सारे जंगल पुलिस वालों को सरेआम गोली मारी गई मैम। विकास दुबे ने उज्जैन में आके सरेंडर किया। पब्लिक सेंटीमेंट तेलंगाना में जो बलात्कारियों को मारा गया था ना, आशा जी, पब्लिक सेंटीमेंट उनके तरफ था। मतलब पब्लिक सेंटीमेंट की बात, कानून और गैर कानून की बात में नहीं। तो फिर आप बताइए प्यारे मियां का क्या करना चाहिए? आप बताइए प्यारे मियां को क्या करना चाहिए? जो भी उनके कनेक्शन है, मैं तो ये भी पूछा नेहा जी, आपकी सरकार क्या सुनिश्चित करेगी? मैं नेहा जी से पूछता हूँ, सरकार उनकी है, क्या आपकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे कितने सफेद पोश हैं या रसूखदार हैं जिनके लिए प्यारे मियां काम करते थे, जिन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्लाइज किया, और ऐसे कितने गलत काम उन्होंने करवाए? ऐसे कितने अधिकारी हैं? अक्सर ये तो नेताओं के नाम तो सामने आ रहे थे नेहा जी, ये बड़ा अच्छा मौका है उन अधिकारियों को बेनकाब करने का, जो किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की, जो कांग्रेस की हो, वो कहीं ना कहीं छुपकर ये सब काम करते रहते हैं, और जब पकड़े आते हैं तो नेताओं के नाम सामने होने देते हैं। इस बार ऐसा मालूम होता है, जिस तरह की हमारी रिपोर्ट्स आ रही है, कि प्यारे मियां के कई आईएएस और आईपीएस से बड़े नजदीकी संबंध रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप पार्टी है जिस हनी में कई अधिकारी सने हुए हैं। आशुतोष जी, देखिए मैंने आपको पूरा सिलसिला बताया कि कैसे ये पैदा हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, और इसको पकड़ने का काम, श्रीनगर से लाने का काम, पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय शिवराज जी के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स थे कि इसको पकड़ना चाहिए, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहली बात ये, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर किसी नेक्सस का पर्दाफाश होता है तो कांग्रेस को इतना दर्द क्यों होता है? अगर कोई गैंगस्टर पकड़ा जाता है तो कांग्रेस रोने क्यों लग जाती है? इनकी ये जो डबल माइंडेड, डबल डील साइड जो इनकी आइडियोलॉजी है, ये जनता भी समझ नहीं पा रही है। एक तरफ कहते हैं कि विकास दुबे को अगर पकड़ा गया तो क्यों पकड़ा गया, जब तक वो पकड़ में नहीं आता तो कहते हैं पकड़ में क्यों नहीं लेकर आए, उसका एनकाउंटर हो जाता है तो रोने लग जाते हैं एनकाउंटर क्यों कर दिया, एनकाउंटर नहीं होता तो रोते हैं कि एनकाउंटर क्यों नहीं किया। तो इनका बस एक ही धर्म बन गया है कि किसी भी तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी का जो है उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना है, जिसको एक पेसिमिस्टिक ऑपोजिशन कहा जाता है। इनका ये वो धर्म बन चुका है। उसी प्रकार से अब ये दरिंदा पकड़ में आया है जिसने ना जाने कितनी बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया है, कितने लोगों के साथ इसने इस प्रकार के घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करने का काम किया है। अभी भी आशा जी एक स्वर में ना बोलकर ये भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां, कमियां निकालने में यहाँ पर लगी है। मुझे लगा था कि ये राजनीति से परे हटकर ऊपर उठकर महिला के एंगल से देखेंगी, किस प्रकार से महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया है, उसमें अपना दर्द को झलकाएंगी। पर एक लाइन में सबसे पहले इन्होंने उसको स्वीकारा कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और पूरा आधे घंटे की आप डिबेट देख लीजिए, इसमें सिर्फ इन्होंने पेसिमिस्टिक तरीके
से उसके सामने रखा है। मुझे लगता है कि आशा जी को एक महिला होने के नाते ये कहना चाहिए था कि अगर वो हमारी पार्टी से भी कोई है जिसका संरक्षण उसे प्राप्त था, तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा कोई एस्टैब्लिश्ड अधिकारी हो, आप उसको सजा दिलाइए, हम आपके साथ में है। पर उन्होंने चूज किया भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस करना। पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार से अपील करती हूँ, और मैं इस बात को लेके निश्चित भी हूँ कि जो सरकार है हमारी, वो इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही है। प्यारे मियां के नेक्सस में चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई सफेद पोश हो, चाहे कोई राजनेता हो, सबको कड़ी से कड़ी सजाएं दिलाई जाएगी, और इसके पैदा होने से लेकर इसके अंत तक का जो कड़ियां हैं उनको सबको जोड़कर देखा जाएगा और इनको इनका अंजाम तक पहुंचाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता तो शिवनाथ पटेल सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्यारे मियां के कई सफेद पोशों के जो राज हैं वो खुल पाएंगे आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता है। दरअसल आप याद करिएगा, किशोर बादवानी से कौन सा राज खुला है, जीतू सोनी से कौन सा राज खुला है, हनी ट्रैप में कौन से बड़े लोग पकड़े गए हैं? वो लड़कियां पकड़ी गई हैं, 2-4 छोटे मोटे दल्ले पकड़े गए हैं, लेकिन जो बड़े लोग थे, सरपरस्त थे, सरगना थे, वो आज भी बाहर हैं। मुझे लगता है प्यारे मियां से आपको कोई राज मिलने वाला नहीं है, और राज मिलेगा नहीं, वो नेगोशिएशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। दरअसल होना तो ये चाहिए था कि जिस कालखंड में उसने तरक्की की है उन लोगों को भी नापा जाना चाहिए। जैसे उनका मैरिज हॉल है, अगर बना है सरकारी जमीन पर बना है, तो जब बना था उन अफसरों पर, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अगर सरकारी जमीन पर एक बिल्डिंग बनाई है, गलत तरीके से बनाई है, तो उन अफसरों के बारे में विचार करना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें क्या किया है। अगर उसके खिलाफ पहले भी थानों में शिकायतें थी, उन पर आपने क्या कार्रवाई की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी लोकल जो LIB है, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसे लोगों पे आपने निगाह क्यों नहीं रखी। उन अफसरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने लगभग शून्य छपने वाले अखबारों को मान्यता दी। मुझे लगता है पूरे नेक्सस को तोड़ना है तो ईमानदारी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन एक बात और, क्या वाकई में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो रसूखदार जो है उनकी हिमायत करने के लिए, प्यारे मियां को बचाने के लिए फोन कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके राज फाश ना हो जाए? क्या कुछ ऐसे CDs भी हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लैकमेलिंग का जरिया भी बन सकती हैं, एक बार्गेन करने का जरिया बन सकती हैं? देखिए, उनके 2-3 फ्लैट पे छापे पड़े, सरकार ने, पुलिस ने सब कुछ ये बताया कि सब लाइट मिली, डिस्को मिला, फला मिला, लेकिन डायरियों के बारे में बात नहीं की। जिस रात को विष्णु हाईटेक सिटी की जिस फ्लैट का बताया जा रहा है, अकेले प्यारे मियां वहां नहीं थे जी। एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें शहर के कई नामदार लोगों के बारे में बताया जाता है, कई पार्टियों के लोगों के बारे में, उद्योगपतियों के बारे में, कई बड़े लोगों के बारे में बताया जाता है। मुझे लगता है बहुत आसान उनका मालूम करना। आप उनकी कुल मिला के गूगल लोकेशन, हर आदमी आजकल गूगल खोल के रखता है और वो सबसे बड़ी फंडा आपको बनता है। आपको गूगल मैपिंग करिएगा, टावर लोकेशन उनको निकालिएगा, सब चीज़ें बड़ी साफ मालूम पड़ जाएंगी। रात का वक्त था तो एक्टिव फ़ोन की संख्या भी कम होगी, 2, 4, 5 फ़ोन आए होंगे तो टावर लोकेशन मिल जाएगी। मुझे लगता है उन सबको नापा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अक्सर एक व्यक्ति का शिकार करने के बाद में सत्ता प्रतिष्ठान चुप हो जाता है, क्योंकि बहुत से दबाव उसके ऊपर आने लगते हैं। एक सवाल और आखिर में लूंगा, डिबेट का समय कम है सर। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश का जो पूरी सियासत है या पावर गैलरी है, वो बिल्कुल हनी में सनती जा रही है, मतलब एक दुर्गंध सी मच गई है। हमारे काफ़ी जो पत्रकारिता के जो दोस्त हैं, जो दूसरे राज्यों से हैं या अन्य जगहों से हैं, वो पूछते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में क्या यही काम बाकी रह गया है? तमाम जो खुलासे होते हैं वो कहीं ना कहीं हनी से जुड़ते हो जाते हैं, हनी ट्रैप से जुड़े हो जाते हैं। देखिए सर, आप मध्य प्रदेश में, इसलिए आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हर राज्य में ऐसे लोग उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में इस तरह के तमाम खुलासे हो चुके हैं, तमाम लोग सलाखों के पीछे गए हैं। दरअसल समाज जैसा पतित हुआ है, वैसी पत्रकारिता समाज के दूसरे प्रशासन, राजनीति में पतन आया है। मुझे लगता है नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अगर हम सब कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का इस महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने का। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से नेहा जी हमें यहाँ भरोसा दिला रही हैं, हालांकि पटेरी जी का कहना है कि इसमें काफ़ी संभावना कम है कि सफ़ेद पोशों के जो कनेक्शंस है वो उजागर हों, प्यारे मियाँ की जो कलियाँ खुलें, धर्म परिवर्तन अगर वो कराते थे तो उसका भी एंगल जो है खुलासा हो। ये क्या एक रात में प्यारे मियाँ बन गए?
किस तरह से उन्होंने पत्रकारिता की आड़ में गलत धंधे करे, किस तरह से उन्होंने पैसे बटोरे, कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों ने उनको ओबलाइज किया, ये जानना बेहद ज़रूरी है एक समाज के लिए। क्योंकि अगर जब तक इन्हें बेनकाब नहीं किया जाएगा तब तक हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हनी ट्रैप के मामले में भी हमने यही देखा था, कुछ एक पत्रकारों के नाम भी सामने आए थे, संभवतः उनके संस्थानों ने उन पर कार्रवाई भी की, लेकिन जो अधिकारी थे उनके नाम छुपा दिए गए। जो आईएएस थे, जो आईपीएस थे, उनके नाम छिपा दिए गए, वो सामने नहीं आए। संभवतः प्यारे मियां के मामले में कुछ ऐसा ही कुछ हो और जो रसूखदार अधिकारी हैं वो मंत्रालय में बैठे रहें और अपने रसूख का इस्तेमाल करके पूरी जांच को प्रभावित करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल यहाँ पर दिखाई दे और ऐसे अधिकारियों को मंत्रालय से बाहर निकाला जाए, ऐसे तमाम जो नेता इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें भी बेनकाब किया जाए। और इसके लिए बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उसमें बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी दल से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर समाज को साफ करने की ज़रूरत हो, इच्छा हो, तो ही कुछ किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, और नहीं होगा तो आपका स्वदेश न्यूज़ इसकी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।